8th क्लास। चलो पार्ट 9 पढ़ रहे थे विज्ञान विषय में और इसको आगे बढ़ाते हैं जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन में मैंने आपको ह्यूमन में जनन यानी मनुष्य में जनन, जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र बता दिया, किस तरह से युग्मनज बनता है, फिर वो शिशु बनता है, ये बता दिया मैंने। अब जंतुओं में जनन हमें आगे देखेंगे हम लोग कुछ अन्य जंतुओं में। देखिए क्रियाकलाप 9.3 हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। हाइड्रा जो है एक जलीय जीव है बच्चों। यहाँ पे चित्र में देख रहे हो आप 9.11 में ये हाइड्रा है, जल में पाया जाता है। तो हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लेनी है आपको। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए और जनक के शरीर में क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई दे रही है, बिल्कुल दे रही है बच्चों। यहाँ पे देखिए जनक के शरीर में एक फोड़े जैसी संरचना दिखाई दे रही है जो धीरे धीरे बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते पूरा एक हाइड्रा बन गया है। यहाँ देख रहे हो आप, ये बड़ी हुई फिर और बड़ी हुई है ना, और ये हाइड्रा आगे चल करके अलग हो जाएगा और पूरा एक हाइड्रा बन जाएगा इससे, ठीक है ना। तो जनक के शरीर में क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना चित्र 9.11 से कीजिए। देखो बच्चों, ये जो अतिरिक्त संरचना है फोड़े जैसी, इसको कहते हैं मुकुलन, और ये हाइड्रा में जनन की विधि है। यानी किसी जीव के शरीर पर एक फोड़े समान संरचना उत्पन्न होना, धीरे धीरे वो उसी पे बढ़ती है और जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो उससे टूटकर अलग हो जाती है और एक नया जीव विकसित हो जाता है। इसको कहते हैं मुकुलन विधि द्वारा जनन। अब आगे देखेंगे, ये देखेंगे अमीबा में प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। ईस्ट एक कवक है, एक कोशिकीय, उसमें भी मुकुलन होता है बच्चों, और कई बार कई सारे मुकुल बन जाते हैं और कई सारी ईस्ट कोशिकाएं एक साथ बनती है। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकले वाले उदर्ध से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो हमने क्या शुरू कर दिया, ये हमने पढ़ना शुरू कर दिया अलैंगिक जीव जंतुओं में अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं हम लोग। और अलैंगिक जनन की क्या परिभाषा है कि ऐसा जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जीव द्वारा नए जीव या संतति की उत्पत्ति होती है, अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ परिभाषा है, आप यहीं से करना। हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है, इसीलिए इस प्रकार के जनन को हमने क्या कहा, मुकुलन, जबकि ये भी एक अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की अन्य विधियां अमीबा में दिखाई देती है। अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखें ये कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं, आपको स्मरण होगा यानी याद होगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। देखो बच्चों, अमीबा की साइज़ वगैरह फिक्स नहीं होती, और ये अमीबा में जनन दिखा रखा है कि सबसे पहले अमीबा एक जीव है, ये वाला। इसका केंद्रक जो है वो देखो अमीबा साइज़ में बढ़ता है और केंद्रक के दो हिस्से होते हैं। धीरे धीरे बीच में इसकी त्वचा में संकीर्ण उत्पन्न होता है और अमीबा जो है वो यहाँ से संकीर्ण उत्पन्न होते ही लास्ट में दो बराबर के टुकड़ों में टूट जाता है। देख रहे हो आप, तो ये भी एक द्विविखंडन या दो बराबर भागों में टूटकर दो नए जीव बन जाते हैं। ये भी एक जनन की विधि है, विखंडन विधि कहते हैं इसको, और अमीबा में देखने के लिए मिलती है। ये एक कोशिकीय जीव है। चित्र 9.12 में देखो, इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। ये बने दो भाग, यहाँ पर ये देखिए ये दो भाग बन गए, एक से यहाँ से जनन प्रारंभ हुआ अमीबा में। चित्र 9.12b में देखो, इसके बाद कोशिका भी दो भागों में यानी कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है ना। यहाँ पे देख लो आप, ये देखो इसमें भी केंद्रक है और इसमें भी केंद्रक है, ठीक है। चित्र 9.12c में परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। चित्र 9.12d में देख लो आप। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन या दो विखंडन कहते हैं। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी है जिसके द्वारा एकल जीव संतति जीवों में बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब देखेंगे आप, हम लोग यहाँ पर ये तो हो गया विधि अलैंगिक जनन की, मुकुलन और द्विखंडन। अब यहाँ पर और देखेंगे कुछ अलग विधि। डॉली की कहानी। डॉली कौन है? क्लोन है, ठीक है। क्लोन भी अलैंगिक जनन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और बिल्कुल जिस कोशिका से या जिस जीव से उत्पत्ति हुई है उसकी हूबहू फोटोकॉपी या प्रतिलिपि होते हैं क्लोन। तो देखिए, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। ये क्लोनिंग की परिभाषा आपको यहाँ से करनी है कि कोई भी जीव जो है, कोई भी एक कोशिका
या किसी जीव का कोई भाग या संपूर्ण जीव को कृत्रिम तरीके से संवर्धन माध्यम में रख के और उससे पूरा जीव तैयार करना, वो क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उसके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी, है ना। सबसे पहले जो है वो किसी भी जीव का क्लोन किसने बनाया था? इयान विल्मट और उसके कुछ सहयोगियों ने। कहाँ, किस स्थान पर? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया, ठीक है ना, भेड़ का क्लोन बनाया जिसका नाम डॉली रखा गया। जो पहला क्लोन बना था वो कौन था? डॉली नाम की एक भेड़ थी। चित्र 9.13C में देखो, ये देखो आप, डॉली, है ना। और दो स्पीसीज कौन सी थी? स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव और फिन डॉर्सेट भेड़, दो हैं ये। क्या किया इन्होंने? देखो, क्लोन बनाने के लिए डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। कब हुआ डॉली का जन्म? 5 जुलाई 1996 को। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था, है ना, पहला स्तनधारी है ये क्लोन किया जाने वाला। कौन? डॉली भेड़। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट, ये पहली भेड़ देखो आप चित्र में, फिन डॉर्सेट है ये। इसके साथ क्या किया इन्होंने? नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्रित की गई, है ना, एक सेल ले ली इसके स्तन से और फिर क्या किया? उसका एकत्रित की गई। चित्र 9.13A में देखो, उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्रित की गई और ये जो दूसरी भेड़ है इसकी एक अंड कोशिका ली इन्होंने, ठीक है। पहली का तो क्या लिया? स्तन कोशिका एक, और दूसरे की अंड कोशिका एकत्रित की गई। चित्र 9.13B में। अब अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। अंड कोशिका किसकी ली थी इन्होंने? ब्लैकफेस ईव की। उससे इन्होंने केंद्रक को बिल्कुल निकाल दिया। केंद्रक निकालते ही ब्लैकफेस ईव के सारे गुण चले गए उससे, क्योंकि केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ होता है। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित कर दिया गया। जो दूसरी भेड़ से अंड कोशिका ली थी और उसका केंद्रक निकाला था ना, उसकी जगह अब किसका केंद्रक डाला इन्होंने? पहली भेड़ थी ना, फिन डॉर्सेट भेड़, उसकी स्तन ग्रंथि से जो कोशिका निकाली थी, हर कोशिका में केंद्रक होता, उसका केंद्रक वहाँ डाल दिया इन्होंने, स्थापित किया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में रोपित कर दिया गया और इस तरह से जो अंड कोशिका निकाली थी वो वापस जो है वो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में पहुंचा दी इन्होंने, है ना। अब क्या किया? केवल उसका केंद्रक बदला इन्होंने। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ, वहाँ पर इसका परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। समझ गए आप? वहाँ पर सामान्य रूप से विकास होने के बाद में डॉली भेड़ जो थी वो कहाँ पली? स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के पेट में पली, गर्भ में पली। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी। क्यों? क्योंकि केंद्रक किसका था? केंद्रक किसका था? डॉर्सेट भेड़ का था, जो हमने ईव की कोशिका या अंड कोशिका में डाल दिया था। समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था। अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। देखो, जन्म दिया था लेकिन फिर भी उसका लक्षण नहीं था। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जन्म द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु भी हो गई है। ठीक है। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां हो जाती है, यानी क्लोन जो है बहुत मुश्किल से बनते हैं। लेकिन डॉली का क्लोनीकरण जो है वो एक सफल तरीके से हुआ था 1996 में। 5 जुलाई 1996 में इसका जन्म हुआ और 14 फरवरी 2003 को इसकी मृत्यु हो गई। उससे पहले इसने अपने समान लैंगिक जनन द्वारा कई बच्चों को जन्म दिया। तो ये देखिए जंतुओं में जनन के अलग अलैंगिक जनन की विधि जैसे क्लोनीकरण, विखंडन और मुकुलन, ये आपको आज होमवर्क कॉपी में करनी है। और ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं। आपको ये भी बताना है कि मुकुलन द्वारा कौन कौन से जीवों में जनन होता है, विखंडन द्वारा किस में होता है और क्लोनीकरण द्वारा किस में हो सकता है। ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट भी ख़त्म हो गया आपका यहाँ पे। तो हम लोग इसके प्रश्न उत्तर जो है वो कल करेंगे।